नमस्कार। स्वागत है आज के इस विश्लेषण में। आज हम एक ऐसी कहानी पर चर्चा करने वाले हैं जिसने मॉडर्न हिस्ट्री का रुख ही बदल दिया। हम समझेंगे कि कैसे एक नए आज़ाद देश की डिफेंस स्ट्रैटेजी में एक आश्चर्यजनक बदलाव आया और कैसे उसने ग्लोबल पावर बनने का सफर तय किया। तो चलिए सीधे इस कहानी की गहराई में चलते हैं और इस पूरे किस्से को समझते हैं। आइए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं, द ग्लोबल न्यूक्लियर अवेकनिंग। इस पूरी टाइमलाइन की शुरुआत होती है साल 1945 से। हिरोशिमा और नागासाकी की वो डेवस्टेटिंग रियलिटी। जब हम उन पुरानी ड्रामेटिक डॉक्यूमेंट्री फुटेजेस को देखते हैं तो सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस तबाही ने पूरी दुनिया को ये डरावनी हकीकत समझा दी थी कि न्यूक्लियर वेपन्स असल में कितने खतरनाक होते हैं। ये सिर्फ एक आम बॉम्ब नहीं था, बल्कि एक नए और खौफनाक युग की शुरुआत थी। राइट? अब यहाँ एक बहुत ही फैसिनेटिंग सवाल उठता है। इंडिया, जो हमेशा से शांति का प्रतीक रहा है, जिसने अहिंसा को अपनाया, आखिर ऐसे देश को इन अल्टीमेट वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की जरूरत क्यों पड़ गई? इसका जवाब बहुत ही डीप है। ये कहानी पावर ग्रैब करने या किसी पर कब्जा करने की बिल्कुल नहीं है। ये स्ट्रिक्टली एक आज़ाद देश के सर्वाइवल, उसकी इंटरनल सिक्योरिटी और ग्लोबल पावर बैलेंस की कहानी है। खुद को और अपने अस्तित्व को बचाने की एक अनिवार्य जरूरत। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सेक्शन, द पीसफुल साइंटिफिक विजन। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तब प्रायोरिटीज बिल्कुल अलग थीं। देश के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू का विजन बहुत क्लियर था। उन्हें पूरा विश्वास था कि साइंस और टेक्नोलॉजी ही वो असली चाबी है जो इस नए देश का फ्यूचर खोल सकती है। पीस और डेवलपमेंट, बस यही एक फोकस था उस वक्त। और इसी प्रोग्रेसिव विजन को रियलिटी में बदलने के लिए चुना गया एक ब्रिलियंट माइंड को, साइंटिस्ट होमी जे भाभा। जरा उन ओल्ड स्कूल साइंस लैब्स को पिक्चर कीजिए। वहां भाभा ने आज़ाद भारत के शुरुआती न्यूक्लियर रिसर्च की नींव रखी और कड़ी मेहनत से इस पूरे प्रोग्राम को लीड किया। लेकिन एक इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट देखिए यहाँ। ओरिजिनल गोल क्या था? सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना और साइंटिफिक प्रोग्रेस हासिल करना। किसी ने वेपन्स के बारे में नहीं सोचा था। पर जैसा कि हम देखेंगे, आने वाले वक्त में रियलिटी बिल्कुल अलग होने वाली थी। तो फिर ऐसा क्या बदलना? लेट्स डाइव इनटू आवर नेक्स्ट पार्ट, रीजनल थ्रेट्स एंड सिक्योरिटी। शांति का वो सुनहरा दौर अचानक से बदलने लगा था। ये टाइमलाइन देखिए, जियोपॉलिटिकल टेंशन कितनी तेजी से बढ़ रही थी। 1962 का इंडिया चाइना वॉर एक मैसिव शॉक था और उसके ठीक 2 साल बाद, लिटरली 1964 में, चाइना ने अपना पहला न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट कर लिया। ऊपर से 1965 और 1971 में पाकिस्तान के साथ वॉर्स ने स्थिति को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया। अब ऐसे माहौल में जब चारों तरफ कॉन्फ्लिक्ट्स हों और ठीक पड़ोस में एक न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर खड़ा हो, तो लीडरशिप के सामने एक लिटरली एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन था। अगर फ्यूचर में न्यूक्लियर थ्रेट हुआ तो देश को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? ये सीधे तौर पर देश के बचाव का संकट बन गया था। और इसी अर्जेंट जरूरत ने जन्म दिया हमारे अगले फेज को, द पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट्स। एक ऐसा मॉन्यूमेंटल शिफ्ट जो डीप राजस्थान के डेजर्ट में होने वाला था। साल था 1974। पोखरण के वो डेजर्ट सीन्स इमेजिन कीजिए जहां अंडर एब्सोल्यूट सीक्रेसी ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा कंडक्ट किया गया। ऑफिशियली इसे एक पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का नाम दिया गया, बट सीरियसली इस धमाके ने पूरी दुनिया को ये क्लियर मैसेज दे दिया था कि इंडिया अब न्यूक्लियर केपेबल क्लब में एंटर कर चुका है। लेकिन क्लाइमैक्स आना अभी बाकी था। फास्ट फॉरवर्ड टू 1998, प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट और देश के मजबूत इरादों के चलते पोखरण 2 टेस्ट्स हुए। इस बार मल्टीपल धमाके हुए जिन्होंने दुनिया भर में तहलका मचा दिया और इंडिया ने ऑफिशियली खुद को एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट घोषित कर दिया। ऑब्वियसली इंटरनेशनल लेवल पर तूफान आ गया, सिवियर सैंक्शंस लगे, काफी शार्प रिएक्शंस आए, लेकिन गवर्नमेंट का स्टैंड बिल्कुल सॉलिड था। उन्होंने कहा कि ये वेपन्स किसी पर अटैक करने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ डिटरेंस के लिए है। मतलब इनका मकसद शांति बनाए रखना है, ताकि कोई आंख उठाने की हिम्मत ना करे। इसी डिफेंसिव पोस्चर को फॉर्मलाइज और सॉलिड करने के लिए आती है हमारी नेक्स्ट सेक्शन, इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। और इस पॉलिसी का मेन पिलर बहुत ही क्लियर और पावरफुल था, नो फर्स्ट यूज। इसका सीधा सा मतलब ये था कि देश कभी भी पहले अपनी तरफ से न्यूक्लियर स्ट्राइक नहीं करेगा। लेकिन हाँ, अगर कोई एडवर्सरी पहले अटैक करने की गलती करता है तो जवाबी कार्रवाई बेहद तबाहकुन होगी।
ये आत्मरक्षा का एक बहुत ही सटीक मॉडल था। लेट्स मूव टू द फाइनल पीस ऑफ द पजल, अ न्यू ग्लोबल पावर। इस न्यूक्लियर थ्रेशहोल्ड को क्रॉस करने का नतीजा क्या निकला? इम्पैक्ट बहुत जबरदस्त था। देश की ग्लोबल इमेज पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो गई। इंटरनेशनल कम्युनिटी को अब एक मेजर स्ट्रेटेजिक पावर को एक्नॉलेज करना ही पड़ा। और सबसे बड़ी बात, डिप्लोमैटिक लेवरेज और ताकत काफी ज्यादा बढ़ गई। पार्लियामेंट और इंडियन फ्लैग के वो प्राउड सिनेमैटिक शॉट्स इसी नई पावर डायनामिक्स का प्रतीक थे। नो डाउट ये आज भी धरती के सबसे डेंजरस वेपन्स हैं, लेकिन हकीकत में इन्हें सिर्फ वॉर के लिए नहीं बल्कि सिक्योरिटी और पावर बैलेंस मेंटेन करने के लिए रखा जाता है। एक ऐसी जर्नी जो शुरुआत में डर और सर्वाइवल की टेंशन से जन्मी थी, उसने अल्टीमेटली एक सॉवरेन, आज़ाद और बिल्कुल सुरक्षित फ्यूचर को गारंटी कर दिया। तो इस विश्लेषण को हम एक बहुत ही प्रोवोकिंग थॉट के साथ एंड करते हैं। आज के ग्लोबल पावर बैलेंस को देखते हुए सोचिए, क्या मॉडर्न दुनिया में सच्ची सुरक्षा और लास्टिंग पीस सिर्फ तभी पॉसिबल है जब एक देश के पास अल्टीमेट डिस्ट्रक्शन की ताकत हो? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें आधुनिक युग के इस कड़वे सच के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ इस ऐतिहासिक सफर पर चलने के लिए धन्यवाद।